भारत जैसे देश में ये बड़ा सामान्य है कि आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या फिर राजस्थानी या बिहारी जैसी भाषाओं में बात करने लग जाए। पर जो असामान्य है वो इन भाषाओं के आधार पर पेपरों में पूछे जाने वाले प्रश्न, लोगों के मन में उठती जिज्ञासाएं और लोगों के बीच में बने हुए मतभेद। नमस्ते दोस्तों, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक व्यक्ति भारतीय है, पर यहां पर भाषाओं के आधार पर मतभेद आज भी बने रहे हैं। इसीलिए इतिहास में अगर आप देखेंगे तो पिछले 200 सालों में पॉलिटिशियंस के द्वारा हमेशा ये मांग रखी जाती रही है कि किसी एक भाषा को मातृभाषा बना दिया जाए, और लोगों ने हमेशा हिंदी को मेजॉरिटी में देखते हुए इसे मातृभाषा बनाने की मांग रखी। पर हिंदी को मातृभाषा बना देने का मतलब था कि भारत के एक तबके को तोड़ करके बिल्कुल अलग कर देना। इसीलिए इस चीज़ का अपोज भी किया जाता रहा है, और उस अपोज के चलते कई सारे ऐसे स्टेट बनते हुए दिखाई पड़े जो कि भाषा के आधार पर बने। अब इसी से रिलेटेड लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी उठती है कि भाई ऐसा पहला कौन सा स्टेट था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया। कुछ लोग इसे उड़ीसा बताते हैं तो कुछ लोग आंध्र प्रदेश बताते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन बन गया है कि एग्जाम पेपर्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाने लग गया है। और प्रॉब्लम की बात तो ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दिक्कत नहीं है, लोग वहाँ गलत करते हैं वो भी दिक्कत नहीं है, बल्कि 70% लोग उस एग्जाम को देने के बाद भी इस आंसर को लेकर के कंफ्यूज दिखाई पड़ते हैं। Subscribe now and press the bell icon. अब देखो, अगर हम तारीखों के हिसाब से देखें तो उड़ीसा वो पहला प्रदेश है जो कि भाषाओं के हिसाब से बनाया गया। पर अगर हम सही उत्तर की बात करें तो भारत के पहले लिंग्विस्टिक स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश को देखा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे रुको, मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। देखो, हुआ ये कि सिर्फ ब्रिटिशर्स और मराठा एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी को साइन किया गया। तो जो उड़ीसा था, जिसे पहले उत्कल के नाम से जाना करते थे, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला गया। अब उस समय उत्कल जो क्षेत्र था वो बिहार, झारखंड और बंगाल को साथ में मिलाकर के एक प्रोविंस बनाया करता था। इसीलिए आपको यहाँ पर आगे चल करके बंगाली और उड़िया भाषा के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे ही ये कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में गया तो यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन धीरे धीरे डेवलप होने लग गई और लोगों को एक रोजगार का जरिया दिखने लग गया इसमें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज दिखता है। और हिंदी भाषा के ऊपर इंग्लिश एक कंट्रोल बनाती हुई दिखाई पड़ती है। पर जहां पर एक तरफ बंगालीज इंग्लिश एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वहीं पर उड़िया भाषा पर कंट्रोल कर पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क का दिखाई पड़ रहा था। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली का यूज़ किया और यहाँ पर उड़िया लैंग्वेज को ही खत्म कर देने की कोशिश की। इसी के चलते उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए इंग्लिश एजुकेशन की जगह पर बंगाली एजुकेशन को यहाँ पर लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया। इसकी वजह से बंगाली और उड़िया भाषा के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और दोनों पक्षों के लोगों में एक मतभेद दिखाई देना शुरू हो गया। अभी कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा तब होने लग गया जब 1878 में एक किताब बंगाली स्कूल मास्टर कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम था उड़िया एक की स्वतंत्र भाषा नोए, जिसका मतलब होता था उड़िया एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। अब ये चीज़ इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उस समय बंगाल के कई सारे लोग उड़ीसा में आकर के सेटल होने लग गए थे, और जब वो लोग उड़िया लैंग्वेज के साथ फेमिलियर नहीं थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसीलिए कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। इस चीज़ का अपोज बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला उनकी तरफ से, जो लोग उड़िया लैंग्वेज का सपोर्ट करते थे या उसके समर्थक थे, जिसके बाद कई सारे लीडर्स के द्वारा एक विद्रोह शुरू कर दिया गया, एक रेबेलियन छेड़ दिया गया, जो कि 1895 के आसपास बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला। उड़िया भाषा को बचाने के लिए मधुसूदन दास और फकीर मोहन सेनापति जैसे बड़े लीडर्स के नेतृत्व में ये मांग रखी जाने लग गई कि उड़िया लैंग्वेज के बेस पर एक स्टेट बनाया जाए, और इसी चीज़ का सपोर्ट करते हुए कई सारे प्रिंसली स्टेट उड़ीसा के भी इस मांग में साथ में जुड़ते हुए दिखाई पड़े। बाद में 1919 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो उसमें भी इस मांग को सामने रखा गया, और 1 अप्रैल 1936 को पहली बार एक ऐसा लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया जो कि लैंग्वेज के बेस पर बना था और जिसको नाम दिया गया उड़ीसा का, जिसे अभी हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। अब हो सकता है कि अभी तक की बात से आपको लगे कि उड़ीसा ही वो पहला ऐसा लिंग्विस्टिक स्टेट है जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया, पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये बात 1936 की है। उस समय उड़ीसा 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक प्रोविंस जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और दूसरा प्रिंसली स्टेट जो कि रूलर्स के द्वारा रूल किया जा रहा था। पर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो देश में हिंदुस्तानी भाषा की जगह पर सिर्फ हिंदी भाषा ही थी जो कि मेजॉरिटी में दिखाई पड़ रही थी। ऐसे में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बना दी जाए, पर इस चीज़ का एक बार फिर से विद्रोह शुरू हो गया और लोगों ने भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स की मांग करनी शुरू कर दी। ये मांग गुजरात से, पंजाब से और मद्रास के कई सारी जगहों से आना शुरू हो गई, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश भी था। अब इधर पोती श्री रामुलु के द्वारा एक अनशन शुरू कर दिया गया जो कि मांग करता था मद्रास से अलग करके एक ऐसे प्रदेश की जो कि भाषा के आधार पर बने और उनकी भाषा और लिटरेचर को एक अलग पहचान प्रदान करे। अब जब सरकार के द्वारा इन मांगों को पूरा न किया गया और ये अनशन काफ़ी दिनों तक चलता रहा तो पोती श्री रामुलु ने इसी अनशन के चलते अपनी जान गंवा दी।
पोथी श्री रामुलु की मौत के बाद ये मांग और भी ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ने लग गई और इसने एक कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ा और स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया जो कि 1 अक्टूबर 1953 को हमारे सामने आया और जिसे हम आज आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आज की वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा पहला लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है। अगर आपसे लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है तो नो डाउट वो आंध्र प्रदेश ही है, पर अगर आपसे लिंग्विस्टिक प्रोविंस पूछा जा रहा है तो वो उड़ीसा है।